एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में करंट चैप्टर का विद्युत का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा किए थे कि फैराडे कांस्टेंट कौन सा ये कर लिए थे, और इलेक्ट्रिक मोटर में अगर कम वोल्टेज पे रहेगा तो करंट ज्यादा लेता है, इसीलिए मेरा जलने का डर रहता है। जब वोल्टेज कम होता है, घर में भी हम लोग देखे हैं कि जब मेरा वोल्टेज कम होता है घर पे तो पावर तो उतना ही लेगा। कोई चीज मान लो 100 वाट का बल्ब है तो वो 100 वाट का ही पावर लेगा, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई, ठीक है। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा? आई ज्यादा लेना पड़ेगा, और आई ज्यादा लेना पड़ेगा मतलब करंट ज्यादा लेना पड़ेगा, जिसके कारण वो जल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फैराडे कांस्टेंट तक करा दिए थे हम लोग, फैराडे स्थिरांक लिखवा चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। मोटर कार बैटरी के संबंध में, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में, जो मतलब मोटर व्हीकल है ना, कार जो है, उसके बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला, वोल्टता सामान्यता 12 वोल्ट होती है। मींस वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट होता है। वोल्टता यानी कि वोल्टेज जो होता है वो सामान्यता 12 वोल्ट होता है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं समझ गए? कार का जो बैटरी होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट उसका बोला कि उसका वोल्टेज जो होता है वो 12 वोल्ट होता है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, क्या हुआ? सेकंड पॉइंट बोल रहा है प्रयुक्त विद्युत, इंग्लिश में हम लिखवा देंगे इसको, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मीन्स इंग्लिश में लिख लेना, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इंग्लिश में। हिंदी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मींस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो, सेकंड पॉइंट बोला है, इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। थर्ड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोड्स सीसा और ताम्र के होते हैं। मींस इलेक्ट्रोड्स आर लेड एंड कॉपर। इलेक्ट्रोड्स सीसा और ताम्र के होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोड्स आर लेड एंड कॉपर। और नंबर 4, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। मीन्स कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर। कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर। धारिता मतलब कैपेसिटी हो गया ना, ठीक है। कौन सा वाला पॉइंट? चौथा पॉइंट है, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। मींस इंग्लिश में कैपेसिटी जो होता है वो एम्पियर आवर में एक्सप्रेस होता है। कैपेसिटी जो बैटरी का बताते हैं वो क्या एम्पियर आवर में बताते हैं, ये है। तो ये 4 पॉइंट है तुम्हारा, और इसके हिसाब से तुमको ऑप्शन चुनना है। अच्छा, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? पहला बोल रहा है, क्वेश्चन है तुम्हारा बैटरी जो है, कार बैटरी, उसके संबंधित 4 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट दिया है कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है। दूसरा बोल रहा है कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है जो इलेक्ट्रोड्स होता है, एनोड और कैथोड होता है ना साइड में इलेक्ट्रोड्स, वो लेड एंड कॉपर का बना हुआ है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि कैपेसिटी जो होता है उसका, बैटरी का जो कैपेसिटी है वो एम्पियर आवर में बताते हैं। तो इसमें कौन कौन सा, इस हिसाब से ऑप्शन बताओ कि कौन सा सही है। डी कोई बोला, कोई सी भी बोल रहा है, मतलब सारा ऑप्शन बी बचा है, बी क्यों छोड़ रहे हो, फिर बी भी ले लो। देखो डी कितने लोग बोल रहे हैं इसका आंसर? हाँ, तो जितने लोग डी बोल रहे हैं वही सही बोल रहे हैं कि बैटरी जो होता है वो 12 वोल्ट का होता है, ये तो सबको पता है। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो है एम्पियर आवर में उसको, क्योंकि उसका कम कैपेसिटी होता है तो उसको हम लोग एम्पियर आवर में ही इसमें डिनोट करते हैं उसका कैपेसिटी। बाकी उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिखवा देंगे, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 35% सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 65% वाटर होता है। ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है अंदर में वो 35% सल्फ्यूरिक एसिड और 65% वाटर होता है। और जो तुम्हारा एनोड कैथोड होता है वो लेड और लेड डाइऑक्साइड का होता है। तो लिख लो आंसर, पहले लिख लो आंसर, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिख लो 2 पॉइंट तो ऑलरेडी डी में मिल ही गया है कि वोल्ट 12 वोल्ट है और तुम्हारा धारिता जो है वो एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। ये दोनों पॉइंट दोबारा नहीं लिखवा रहे हैं। 2 पॉइंट और लिख लो कि जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट 35% सल्फ्यूरिक अम्ल, 35% सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि 35% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 65% H2O यानी कि वाटर यानी कि जल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया तुम्हारा 35% सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और तुम्हारा बचा हुआ 65% क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, दूसरा बात लिख लो, कार बैटरी का कैथोड, दूसरा पॉइंट लिखो, कार बैटरी का कैथोड कैथोड, कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2। कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2 का, तथा एनोड, एनोड जो होता है वो तुम्हारा लेड यानी कि Pb का होता है। लेड का फॉर्मूला Pb होता है ना, तो लेड डाइऑक्साइड PbO2 हो गया और लेड हो गया सिंपल Pb। तो तुम्हारा कैथोड जो हो गया वो तुम्हारा हो गया लेड डाइऑक्साइड और एनोड हो गया लेड का। हाँ, एनोड लेड 35 कैसे, हाँ, नहीं 35% H2SO4 है और 65% वाटर है। 35% H2SO4 है और 65% तुम्हारा वाटर है। उल्टा बोल रहे थे, 65 H2SO4 नहीं है। उतना ज्यादा H2SO4 काफी पढ़े होगे तुम लोग केमिस्ट्री में कि वो काफी पावरफुल एसिड होता है। 3 तरह का होता है ना, वीक एसिड, पावर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक और कुछ होता है। तो H2SO4 जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो तुम लॉजिक से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा एग्जाम में कंफ्यूजन हो कि भाई 65% हम H2SO4 दे देंगे तो बैटरी कितना दिन झेल पाएगा। ठीक है, तो मतलब वो उतना हाई लेवल का, हाई कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 जनरली मतलब बहुत कम जगह यूज होता है। देखते थे ना, याद होगा ना, केमिस्ट्री लैब में सबका हाथ वाथ जला होगा ना। लैब अगर किए होगे जो लोग केमिस्ट्री लैब में, हाथ नहीं जलाए थे, एसिड से तो जल ही जाता था हाथ सबका। मतलब अच्छा नहीं जला था तो होशियार थे हम लोग, उतना होशियार नहीं थे हम लोग तो भाई मतलब ऐसे ही टेस्ट ट्यूब खिलौना हो जाता था हम लोग के लिए। वो जलाने वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें शीशा तोड़ने में बहुत मजा आता था। वो जला के 90 डिग्री करते थे ना, एक शीशा को ऐसे आग के ऊपर ऐसे ऐसे करके मूव करके और उसको 90 डिग्री करना होता था।
ठीक है, एनीवे स्कूल की बातें छोड़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निकल कैडमियम, निकल कैडमियम, निकल कैडमियम ठीक है, बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, क्या वो नहीं समझ में आ रहा है क्या? मतलब निकल कैडमियम, कैडमियम NiCd, ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है ये सब हम कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया और जिससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन उठता है और जहां कंफ्यूजन होता है वो सब हम करवा रहे हैं। जैसे निकल कैडमियम बहुत बार पूछा हुआ है, कभी तुमसे पूछ भी पहले सॉल्यूशन तुम लोग से ले लेते तब बताएंगे ये बात। ऑप्शन लिखो, एक कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर, बी कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मींस कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कॉर्डलेस जिसमें तार नहीं होता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन भी एक तरह का कॉर्डलेस ये हो गया, ठीक है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तीसरा हो गया ट्रांजिस्टर्स, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, कोई तीसरा बोल रहा है, कोई ऑल ऑफ द अबव बोल रहा है, और कोई आंसर? क्या होगा? डी, ठीक है, डी ही इसका आंसर होगा, इसका डी कर लेना, ठीक है। निकल कैडमियम क्या होता है? एक तरह का रिचार्जेबल बैटरी होता है, ठीक है, वो भी छोटा, बहुत छोटा सा होता है। जैसे हम लोग बड़ा बैटरी देखे ना घर पे जो लगा रहता है, बड़ा सा बैटरी बैटरा जो लगा रहता है, कार में हम लोग कार का बैटरी देखे होंगे, इतना बड़ा रहता है, जनरली लोग एक्साइड का लेता है, ठीक है। तो निकल कैडमियम का बैटरी जो होता है बहुत छोटा सा होता है। तो जितने भी इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत सारा, ये तो एक तो क्वेश्चन करवा ही दिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है, कि मतलब तुमको दे देगा एक स्पेसिफिक उपकरण कि इसमें किस टाइप का बैटरी लगा है, ठीक है, तो तुमको ये सोचना है कि वो क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर है जिसमें कि छोटे बैटरी का जरूरत है, तो ज्यादा 99% चांसेस है कि वहां पे निकल कैडमियम का तुम्हारा बैटरी लगा होगा। चाहे कैलकुलेटर तोड़ो, चाहे तो ट्रांजिस्टर तोड़ो, अंदर से छोटा सा जो बैटरी निकलेगा वो निकल कैडमियम का बैटरी रहता है, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट लिख लो इसी में। निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है, क्वेश्चन हम वैसा करवा रहे हैं कि एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, क्वेश्चन से मतलब पॉइंट्स लिखवा दिए हैं कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए मतलब तो वो सॉल्व हो जाए तुम लोग का, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकल हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड्स के रूप में प्रयुक्त होता है, तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड्स के रूप में प्रयुक्त होता है। मींस एनोड और कैथोड में कोई भी एक उसका हो सकता है निकल हाइड्रोक्साइड का, और एक तुम्हारा कैडमियम का हो सकता है। जैसे वहां पीबी और PbO2 था, मतलब लेड एंड लेड डाइऑक्साइड था, यहां पे निकल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम का है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिखो, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या हो रहेगा इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या रहेगा तुम्हारा? विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो निकल कैडमियम में जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि विद्युत अपघट्य जो है वो क्या है? पोटेशियम तुम्हारा हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। हाँ, इसमें दोनों इंटरचेंजेबल है। ठीक है, एक कोई भी एक एनोड बन सकता है और एक कैथोड। यहां पे क्लियरली नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब हम यही लगा रहे हैं कि एक कोई भी एनोड इसमें बन सकता है, कोई भी कैथोड बन सकता है। एक बार हम इसको रीचेक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट ये खत्म हो गया। नेक्स्ट में लिखो बल्ब फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु से बना होता है? टंगस्टन। वेरी गुड, टंगस्टन। ठीक है, तो इसका लिख लो बल्ब फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का दो चार प्रॉपर्टी लिख लो साथ में। यहां तक लिख लीजिए बल्ब फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। इसमें लिखो टंगस्टन के बारे में लिखो, इसका गलनांक, ये हम लोग पढ़े भी थे शायद, जब उस समय पढ़ रहे थे हम गलनांक पढ़ रहे थे। और 3422 और इसका क्वथनांक जो है 5555 डिग्री सी। गलनांक मींस तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट जो हो गया तुम्हारा वो 3422 हो गया डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक जो हो गया टंगस्टन का यानी कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो हो गया तुम्हारा 5555 डिग्री सी। ठीक है, उसके अलावा इसका टेम्परेचर कितने से कितने डिग्री सी पे रहता है लगभग? जो इसका तापमान है टंगस्टन जो है बल्ब में, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, उसका तापमान एक्चुअली कितने पे रहता है? ये तो तुम्हारा गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जब हम जलाते हैं बल्ब तो उसका वो जो फिलामेंट रहता है, बल्ब गर्म हो जाता है ना, बाहर जलाते हैं नॉर्मल बल्ब जो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, इसका मतलब अंदर का फिलामेंट और ज्यादा गर्म होगा। बाहर का शीशा उतना ज्यादा गर्म रहता है कि हाथ जलता है। हाँ सही बोलो, 1500 से 2500। ठीक है, सॉरी 2000 से 2500 लिख सकते हो, कहीं कहीं 1500 से भी 2500 दिया हुआ है। तुम दोनों रेंज लिख सकते हो। तो एक काम करो 1500 से 2500 ही लिखो, मतलब वो वेरिड रेंज है। कहीं 1500 से 2000 दिया हुआ है, कहीं 2000 से 2500 दिया हुआ है, किसी एग्जाम में 1500 से 2500 भी दिया हुआ है, दो तीन एग्जाम में अलग अलग दिया हुआ है। तो 1500 से 2500 लिख लो इसको। क्वथनांक नहीं, तुम्हारा गलनांक ये हो गया, क्वथनांक ये हो गया। ये जलने पे जब बल्ब जलाते हैं, अच्छा इसको सेंटेंस में लिखवा देते हैं, लिखो। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर फिलामेंट का ताप फिलामेंट का ताप 1500 से 2500 डिग्री सी तक हो जाता है। ठीक है, ये यही जो फिलामेंट है जो टंगस्टन का है, यही जब गर्म हो जाता है तो ये क्या पैदा करता है? बल्ब से रोशनी पैदा करता है। ये जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर जो रहता नहीं है, फिलामेंट दिखता है, बल्ब कभी फोड़ोगे तो उसमें फोड़े बिना भी दिखता है, अंदर जो फिलामेंट है
हर चीज को नाश किए बिना भी देखे सकते हैं, ठीक है। तो अंदर का जो फिलामेंट है वो तुम्हारा टंगस्टन का होता है, और ये कैसे ऑपरेट करता है कि ये गर्म हो जाता है, 1500 से 2500 डिग्री सी पे गर्म हो जाता है, जिसके कारण इसमें रोशनी आता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्वेश्चन जो होता है वो बिजली गिरने से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये खासकर पिछले मतलब 3-4 सालों में बिजली वाला जो बिजली गिरने वाला क्वेश्चन है ये बिहार के सेंस में इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार जो है हमको लगता है लास्ट टू लास्ट ईयर नंबर, हमको इस साल का डेटा नहीं पता है, लेकिन पिछले साल का हम डेटा पढ़े थे कि नंबर 1 या नंबर 2 पे बिहार था, जिसमें बिजली गिरने से मौत जो हो रहा था उस पे नंबर 1 या शायद नंबर 1 यूपी था, नंबर 2 बिहार था। हाँ, नंबर 2 बिहार था और नंबर 1 यूपी था। और अभी भी हाल में मतलब आजकल बहुत इस चीज पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है सरकार। तुम्हारा हमेशा अपडेट वगैरह आजकल मोबाइल में आता रहता है ना, परसों रात में भी अपडेट आया था कि वो बिजली गिरने की संभावना है दरभंगा मधुबनी एरिया में। तो ये सबको जो जिसका लोकल नंबर होगा उसको मैसेज आया था, यहाँ का नंबर जिसको होगा, ठीक है। तो ये चीज पे सरकार जो है इसका बहुत फोकस है, तो इसीलिए तुम लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो इससे रिलेटेड, बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है। बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है, कॉमा, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है डैश। पहला ए लिखो, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी। बी हो गया विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। सी हो गया तुम्हारा रासायनिक ऊर्जा यानी कि तुम्हारा केमिकल एनर्जी। और डी हो गया तुम्हारा नाभिकीय ऊर्जा यानी कि आई थिंक न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, कुछ लोग ऊष्मीय ऊर्जा बोल रहे हैं यानी कि हीट एनर्जी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा बोल रहे हैं। और कोई आंसर? ठीक है, अगर इसका इंग्लिश नाम जो है जो बिजली गिरता है, बिजली है, हिंदी नाम भी बिजली गिरना बोलते हैं हम लोग ना। जो ऊष्मीय ऊर्जा जो लोग सोच रहे हैं वो लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आग लग रहा है, इसका मतलब ऊष्मीय ऊर्जा होगा, लेकिन हम लोग बोलते क्या? बिजली गिरना, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो इस वर्ड से बिजली गिरना मतलब बिजली मीन्स क्या हुआ? विद्युत हुआ ना, तो इसीलिए इसमें विद्युत ऊर्जा होता है जिसके कारण आग लगता है, ठीक है। उसके कारण बाद में पैदा होता है, जब आग लगने से तब ऊष्मीय ऊर्जा होता है, लेकिन जो आग लगने का कारण होता है वो ऊष्मीय, कोई गर्म चीज आके नहीं गिर रहा है उस पे बिजली गिर रहा है जिसके कारण आग लग रहा है। बात समझ रहे हो? क्यों आग लगता है ये पूछ रहा है, आग लगने के बाद क्या होता है ये नहीं पूछ रहा है। आग लगने के बाद तो ऑब्वियसली उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगा यानी कि हीट एनर्जी निकलेगा, लेकिन जो जलता है वो ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए हम ये वाला करवाएं, तो इसलिए इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा यानी कि बी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तुम्हारा एसर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो पहला लिखो एसर्शन मतलब कथन। कथन लिखो। तड़ित यानी कि बिजली चमकना को तड़ित भी बोलते हैं, तड़ित। तड़ित चालक इमारतों को, तड़ित चालक
इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। इंग्लिश में त्वरित चालक मंच हो गया लाइटनिंग कंडक्टर। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, मतलब लाइटनिंग कंडक्टर जो लगा रहता है बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग को नष्ट होने से बचाता है, मतलब बिल्डिंग को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, इसका कारण लिखो। ये आवेश को, ये कथन था, कारण लिखो। ये आवेश को, ये आवेश मतलब चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो? कथन हो गया तुम्हारा कि त्वरित चालक यानी कि तुम्हारा लाइटनिंग कंडक्टर जो हो गया वो क्या है, इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। इसका जो रीजन यानी कि कारण है वो दे रहा है कि ये आवेश यानी चार्ज को पृथ्वी तक भेज देते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन पता है ना सबको? क्या 4 ऑप्शन होता है? पहला ऑप्शन होता है कि ए कथन और तुम्हारा कारण, मतलब असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, और रीजनिंग जो है वो कारण का ही है। ठीक है, मतलब जो कारण जो है वो तुम्हारा कथन का ही है, मतलब रीजनिंग जो है वो असर्शन का ही है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब तुम्हारा असर्शन भी सही है यानी कथन भी सही है, और रीजनिंग यानी कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का नहीं है। तीसरा ऑप्शन रहता है कि कारण सही है और चौथा रहता है, मतलब तीसरा रहता है कथन सही है और चौथा रहता है कारण सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। ठीक है, सबको पता है ये बात, तो ए लिख दो इसमें। और इससे हम लोग ये पता चल रहा है कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। वो देखो, बिजली जब गिरता है होता क्या है, जब बिजली गिर रहा है मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेके उसमें लोहा का, जब घर सब में कोई भी घर में देखो ना, लोहा का छड़ टाइप का निकाल के रखते हैं, उस छड़ से जो है वो छड़ के थ्रू अंदर अंदर जमीन के अंदर चला जाता है। अर्थ में कितना भी इलेक्ट्रॉन डाल दो वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो करंट पैदा नहीं करेगा। तो इसीलिए वो छड़ के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन को अर्थ पे सबसे फास्टेस्ट रूट जो होता है उस पे चला गया, तो इसीलिए वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं आता। वही सेम प्रिंसिपल गाड़ी पे, एक क्वेश्चन गाड़ी भी बनता है। एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जब बिजली गिर रहा है और तुम गाड़ी में हो, कार में हो, तो सबसे अच्छा तुम्हारे लिए क्या होगा? तुम गाड़ी का शीशा बंद कर दो, तुम गाड़ी का शीशा खोल दो, तुम गाड़ी से उतर जाओ, या इनमें से कोई नहीं? गाड़ी से उतर के भाग जाओ, गाड़ी का शीशा बंद कर दो, क्योंकि वो फिर से एक कंडक्टर की तरह वो नीचे पास कर देगा और तुम तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो गाड़ी में जब रहेंगे तो उसका अगर क्वेश्चन रहेगा कि अगर बिजली गिर रहा है और तुम कार में हो तो तुम गाड़ी का शीशा बंद कर दो, ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो उससे क्या होगा कि तुम तक बिजली नहीं पहुंचेगा, वो बाहर से निकल जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि पेड़ है अगर तुम्हारे पास, ठीक है, तो बिजली कड़क रहा है, तो क्या पेड़ के नीचे छांव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। ये सबको पता है ये चीज, अगर नहीं पता होगा तो छोटा छोटा लिख लेना, हम दोबारा लिखवा नहीं रहे सब बात। ठीक है, बिजली जब भी कड़कता है तो कभी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होता है वो फिर से लाइटनिंग कंडक्टर की तरह एक काम करता है। तो पेड़ के पास बिजली गिरने की संभावना और ज्यादा होती है। इससे ज्यादा बेटर है कि खुले मैदान में रहो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि छत के पास जाओ और पेड़ ही है एक, तो पेड़ छोड़ के तुम खुले मैदान में रहो, बचने का चांसेस ज्यादा है। कि वो प्रचार भी देता है ना कि कोई ऊंचे या सूखे स्थान पे चले जाइए। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये सब चीज सबको पता है? नहीं पता है तो लिख लेना अभी ये दो बात जो बताए हम, कि कार में जो है शीशा बंद कर लेना चाहिए बिजली चमकते वक्त, और दूसरा पेड़ के पास नहीं खड़ा होना चाहिए बिजली चमकने से। ठीक है, ये दोनों लिख लेना पॉइंट अपने वर्ड्स में। ठीक है, ये सारा पॉइंट लिखा के हमको वो एड वाला फील आ रहा है कि हम वो बिहार सरकार का जो एडवर्टीजमेंट नहीं रहता है मूवी हॉल में दिखाता है ये एड। ठीक है, तो ये वो एड वाला फील दे रहा है कि हम, लेकिन इससे रिलेटेड ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बनते हैं। अगर बिहार का खासकर कोई एग्जाम दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनेंगे। बिहार एसएससी का एग्जाम दोगे या बीपीएससी या किसी बिहार से रिलेटेड सिर्फ स्पेसिफिक दोगे तो यहां ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां बहुत इससे ये हो रहा है, ठीक है, डेथ हो रहा है। क्या बोल लो? कार कैसे भेजेगा? कार में आई थिंक जो ये अगर खुला रहेगा तो वो तो तुम्हारे बॉडी तक पहुंच जाकर तुमसे कनेक्ट हो जाएगा, और अगर बंद रहेगा हमको लगता है तो वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे जो टायर होता है वो तो कंडक्टर नहीं होता है। टायर जो बिजली से नीचे कनेक्ट होता है तो वो कंडक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टायर जो होता है वो तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक सर्किट करंट तभी बहेगा ना जब उसको एक सर्किट मिलेगा। अगर सर्किट ब्रेक हो गया, जैसे ये एकदम बेसिक वो है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जैसे ऐसे रहता है, ठीक है, इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं तभी ना सर्किट बनता है। अगर कहीं से भी सर्किट ब्रेक हो गया, उसको पूरा फ्लो होने का रास्ता नहीं मिला तो वो नहीं बनता है। जैसे चप्पल पहन लें, सेम एग्जांपल है, अगर हम चप्पल पहन लें तो फ्रिज से हमको करंट नहीं मिलता है। फ्रिज में करंट है और तुम सूखा चप्पल पहन के जाओ तो तुमसे करंट जो है वो जमीन तक नहीं जा पाता है, तो उसको एक सर्किट पूरा नहीं होता है। लेकिन अगर तुम्हारा चप्पल भींगा है तो वो तुम्हारा फ्रिज से करंट जो है तुम्हारे हाथ होते हुए वो जमीन तक चला जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 3 पिन बिजली के प्लग में, 3 पिन बिजली के प्लग में 3 पिन, 3 पिन होता है ना बिजली का प्लग में, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, ठीक है। पहला लिखो, आधार सिरे से, मींस ग्राउंड टर्मिनल से, इंग्लिश में ग्राउंड टर्मिनल से। नंबर बी, सजीव सिरे से यानी कि लाइव टर्मिनल से। पहला हो गया तुम्हारा ग्राउंड टर्मिनल यानी कि आधार सिरे से, दूसरा हो गया तुम्हारा सजीव सिरे यानी कि लाइव टर्मिनल, तीसरा सी हो गया तुम्हारा उदासीन सिरे से। उदासीन सिरे मतलब हो गया तुम्हारा न्यूट्रल टर्मिनल, और नंबर डी हो गया तुम्हारा किसी भी सिरे से यानी एनी टर्मिनल। अच्छा, कुछ लोग सी बोल रहे हैं और कुछ लोग ए बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग आधार बोल रहे हैं, कुछ लोग उदासीन, मतलब कुछ लोग ग्राउंड बोल रहे हैं और कुछ लोग न्यूट्रल बोल रहे हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले जो 3 पिन होता है, ठीक है, कोई भी प्लग जो होता है वो या तो 2 पिन होता है या 3 पिन होता है। 3 पिन वाला जो होता है, ये एक चीज मार्क किए होगे, 3 पिन वाला में तीसरा पिन जो होता है वो हमेशा थोड़ा लंबा और मोटा होता है, ताकि सबसे पहले वही कनेक्ट हो सर्किट से। जो है सबसे पहले वो जो लंबा और मोटा वाला जो है ऊपर वाला वो पहले कनेक्ट हो। जब भी 3 पिन वाला तार देखोगे तो जो ऊपर वाला होता है वो देखे हो ना, मोटा और लंबा होता है, और नीचे वाला थोड़ा छोटा छोटा पतला होता है। तो जब उसको प्लग में घुसाएंगे तो सबसे पहले कौन सा टच होगा वायर से अंदर? ऊपर वाला टच होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो तुम्हारा जो ऊपर वाला पिन है वो क्या होगा, ग्राउंड होगा कि न्यूट्रल होगा? अब इसके लिए थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं कि एक हो गया तुम्हारा लाइव वायर जिससे मेरा करंट आ रहा है, ठीक है, एक हो गया तुम्हारा न्यूट्रल जिससे मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और ग्राउंड टर्मिनल क्यों होता है, मतलब कि आधार सिरे जिसके बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड टर्मिनल होता है उसका क्या काम होता है कि अगर तुम्हारे अप्लायंस में कोई लीकेज हो, मतलब लीकेज मतलब कहीं तार वार टूटा हो, तो वो ज्यादा करंट बहने लगेगा ना, तो वो ज्यादा करंट को तुम तक नहीं पहुंच के वो उस सिरे से अर्थ पे भेज दे। बिजली हमेशा जो है जो उसको आसान रूट मिलेगा यानी कि कम प्रतिरोध वाला रूट मिलेगा उसमें जाएगा।
तो अब एक तरफ तुम हो उसको छू रहे हो और एक तरफ उसको अर्थ छू रहा है, ग्राउंड छू रहा है, तो वो घूम के ग्राउंड की तरफ चला जाएगा और तुमको करंट लगने से बचाएगा। इसीलिए वो जो बड़ा वाला जो पिन होता है, जो सबसे ऊपर वाला, वो पिन जो होता है वो तुम्हारा आधार सिरे से होता है, यानी कि तुम्हारा ग्राउंड टर्मिनल होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें एक लाइन लिख भी देना कि तुम्हारा आधार सिरा यानी कि तुम्हारा अर्थ टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा होता है। ग्राउंड टर्मिनल या अर्थ टर्मिनल जो होता है वो तुम्हारा जो होता है उसका पिन जो होता है सबसे लंबा होता है। बात समझ गए? रीजन समझ रहे हो ना सब लोग, क्यों लंबा उसको रखते हैं? ताकि अगर कुछ अप्लायंस में कोई जो भी तुम चीज कनेक्ट कर रहे हो उसमें अगर कोई तार अंदर कटा हुआ है तो पहले तुम्हारा ग्राउंड कनेक्ट हो और तुमको करंट मारने के बजाय वो जो एक्स्ट्रा करंट जो बह रहा है वो कहां चला जाए, ग्राउंड में चले जाए। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसी से रिलेटेड, जब हम वो लोग कर रहे थे सर्किट का बात कर रहे थे तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट बात आ जाता है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज सब लोग सुने हैं ये चीज? क्या कैसे सुने हैं घर में? फ्यूज क्या हो जाता है, वो भी उड़ जाता है। ठीक है, रह रह के फ्यूज उड़ जाता है। वो तब उड़ता है, उस घर में उड़ता है जहां पे कि कोई अप्लायंस में जो है ज्यादा बिजली बह रहा है। अगर कोई अप्लायंस में कोई भी चीज जो तुम कनेक्ट किए हुए हो बिजली से, अगर किसी चीज में ज्यादा बिजली बह रहा है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे तुम्हारे घर में सप्लाई हुआ, कितने वोल्ट पे सप्लाई हो रहा है? 220। और कितने हर्ट्ज पे सप्लाई हो रहा है? फ्रीक्वेंसी 50, 60 नहीं 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो ये जो सप्लाई वायर आ रहा है तुम्हारा पहला, उसको अगर डायरेक्ट सारे, अच्छा एक चीज और बता दो, ये क्वेश्चन ही है लेकिन तुम लोग पहले बता दो कि जितने भी मेरे जो स्विचेस होते हैं, जैसे घर में बहुत सारे स्विच होते हैं, एक ही चीज तो नहीं लगा रहता है ना, पंखा चलता है, बल्ब चलता है, मोटर चलता है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो जितने भी स्विचेस हैं सारे पैरेलल में होते हैं या सीरीज में होते हैं? मतलब ये जो ये है, मान लो बल्ब है, पंखा है, बल्ब हो गया, दूसरा बल्ब हो गया, फैन हो गया, फैन हो गया, ये ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? पैरेलल में रहता है ये, सबको ये बात पता है। इसका रीजन क्या है ये समझ लो। क्यों? अगर मान लो इस बल्ब को हम बंद कर दें, इस बल्ब को, किसी भी एक चीज को, एक डिवाइस को मान लो हम बंद कर दें, बंद कर देना मतलब क्या हुआ, उसका सर्किट जो है हम ब्रेक कर दिए। उसका सर्किट ब्रेक कर दिया मतलब इसमें अब पूरा करंट ही नहीं बह रहा है। तो अब इसका सर्किट अगर हम इस बल्ब का ब्रेक कर दिया तो पूरा सारा चीज एक ही स्विच से पूरा सारा घर एक साथ जगमगा उठेगा और एक ही स्विच से सारा स्विच जो है एक साथ सारा चीज जो है बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल में रहेगा तो सबको इंडिविजुअल यहां पे स्विच दे सकते हैं एक्स्ट्रा। इस स्विच को काटेंगे तो इस सर्किट से नहीं बढ़ेगा तार, लेकिन इससे तो बह रहा है ना, इससे तो बह रहा है, मेरा सर्किट तो पूरा हो रहा है। ऐसे जो सर्किट बना हुआ है तो ये ऐसे करके ऐसे बह रहा है, ठीक है, इसके थ्रू भी बह रहा है और इसके थ्रू भी बह रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला है, जिस स्विच को हम बंद किए रहेंगे उससे सर्किट मेरा नहीं बहेगा। क्या वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? पिंक शर्ट आ रहा है? नहीं, बहुत खुश लग रहे थे, हमको लगा क्या हो गया। ठीक है, जोक वोक थोड़ा सा होल्ड कर लिया करो, इसके बाद क्लास के बाद मारा करो। ठीक है, तो डिफरेंट सर्किट्स में अगर हम पैरेलल में रखेंगे, ठीक है, अगर हम सबको पैरेलल में रखेंगे तो ही ना मेरा एक स्विच बंद करने से बाकी सब चलता रहेगा। अगर एक स्विच ऑन रखे और एक स्विच बंद रखे तो जो ऑन है उससे करंट बहेगा और जो ऑफ है उससे करंट नहीं बहेगा। अगर सीरीज में रखे तो एक को भी काट देंगे तो मेरा पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया मेरा मतलब मेरा करंट बहना बंद हो गया। तो मतलब एक ही स्विच हम ऑन करेंगे तो पूरा घर का एक एक चीज ऑन हो जाएगा और एक ही स्विच हम ऑफ करेंगे तो घर का एक एक चीज बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट लिख लेना कि घर के अंदर
घर के अंदर बिजली के कनेक्शन घर के अंदर बिजली का कनेक्शन पैरेलल में होता है। घर के अंदर बिजली का कनेक्शन या बिजली के उपकरण भी लिख सकते हो, कनेक्शन से ज्यादा अच्छा यहां पे बिजली के उपकरण जो होता है, उपकरण कर दो, कनेक्शन से बेटर उपकरण वर्ड है, मतलब अप्लायंसेस। घर के अंदर बिजली के जो उपकरण होते हैं वो किस में होते हैं? पैरेलल में होते हैं। ये लाइन लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग अपने बात पे आते हैं, फ्यूज पे, ठीक है। हम लोग एक बात समझ गए कि ये मेरा जो होता है, ठीक है, ऐसे करके सर्किट होता है मेरा, इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे ये दोनों को, तो मेरा इसमें पूरा करंट जो है वो बहेगा। और इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे, मतलब इसको बीच में हम गैप कर देंगे, अगर हम इसमें गैप कर दिए बीच में, तो करंट जो है मेरा वो नहीं बहेगा, ठीक है। अब आते हैं फ्यूज के कॉन्सेप्ट पे। जब मेरे घर में जब करंट आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एम्पियर पे, तो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसके अंदर एक इस तरीके का तार लगा रहता है कि अगर इसमें ज्यादा बिजली बहेगा, मतलब घर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज अगर ज्यादा बिजली लेगा, तो ये तार जल जाएगा और ये यहां पे ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? घर का करंट बंद हो जाएगा। ये क्यों लगाया जाता है फ्यूज? ताकि तुमको बचाया जा सके। अगर कहीं पे कोई लीकेज होगा तो करंट जो है वो, अगर तुम उसको टच करोगे तो करंट जो है क्या होगा? बहुत तेजी से बहने लगेगा तुम्हारे अंदर, जिससे हमको करंट मार देना जिसको बोलते हैं। तो उससे करंट जो है, करंट का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो फ्यूज का ये काम है कि अगर इसमें से बिजली बहने लगे, ज्यादा बढ़ जाए, तो ये जो है, ये तार जो है वो क्या हो जाए? टूट जाए। अब टूट जाए तो कैसे टूटे? जादू से तो टूटेगा नहीं कोई चीज। तो टूटने का मतलब है ये गर्म होके टूट जाए, ठीक है। जब भी किसी वस्तु से बिजली गुजरता है तो उसमें थोड़ा गर्मी पैदा करता है। क्यों गर्मी पैदा करता है ये पता है सबको? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना। बिजली चलना मतलब क्या हुआ? एकदम पहला वर्ड जो विद्युत का जो डेफिनेशन लिखवाए थे वो क्या लिखवाए थे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बहने को हम लोग बिजली बहना बोलते हैं, ठीक है। उसी के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग बिजली का डायरेक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब बहता है और टकराता है डिफरेंट इससे एटम्स से, तो वो क्या होता है? हीट एनर्जी पैदा होता है। ये नहीं भी समझ में आ रहा तो चलेगा। बेसिकली ये समझना है तुमको कि बिजली बहने से जो होता है तुम्हारा गर्मी पैदा होता है। तो अगर इसमें ज्यादा बिजली बहेगा, ये ऐसे मटेरियल का रहता है कि ज्यादा बिजली बहे इसमें बहुत तेज, तो ये गर्म हो जाए, और गर्म होके ये क्या हो जाए? इसका गल जाए। गल जाए तो इससे क्या हो जाएगा? सर्किट जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और बिजली बहना बंद हो जाएगा। यही होता है ना घर में जो फ्यूज वायर कोई देखे हो, इस टाइप का होता है एक, ठीक है। और इसमें ऐसे ऐसे दो पिन रहता है और इसमें ऐसे ऐसे हम लोग एक वायर बांध देते हैं। इधर बाहर से कनेक्टेड वायर आता है और ये घर में जाता है, और इसमें एक वायर हम लोग ऐसे ऐसे बांध देते हैं। यही चीज जो है अगर ज्यादा बहेगा तो गल जाता है। ये ऐसे करके ऐसे ऐसे दो पिन लगा रहता है। कोई फ्यूज देखे होगे ना, वो ऐसे दो पिन रहता है और दो पिन में एक तार बांधे रहते हैं हम लोग। वो तार ही जो है वो गल जाता है, वो टूट जाता है। फ्यूज ब्रेक होना मतलब यही होता है ना, वो तार टूट जाता है। वो तार क्यों टूटता है, कैसे टूटता है? गर्म होके टूटता है। गर्म होके वो टूट जाएगा। गर्म कब होगा? या तो बहुत पुराना हो गया तार तब होता है, या घर में तुम्हारे कोई बिजली के उपकरण में बहुत ज्यादा बिजली खींच रहा है। तो ज्यादा बिजली खींचेगा तो वो वहां पे उस तरीके का मटेरियल का बनाए रहते हैं कि वो ज्यादा बिजली उसमें से गुजरेगा तो वो जल्दी गर्म होगा, और जल्दी गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, और गल के ब्रेक हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इसका गलनांक फिर ज्यादा होना चाहिए? इसमें जो तार में जो वायर यूज कर रहे हैं उसका गलनांक ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इसका गलनांक जो है वो कम होना चाहिए। बात समझ रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो फ्यूज के अंदर जो हम ये स्पेसिफिक वायर जो यूज कर रहे हैं, ये वाला जो वायर यूज कर रहे हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? ताकि अगर उसमें गर्मी आए तो वो जल्दी गर जाए। अब उसका गलनांक बहुत ज्यादा रहेगा, यहां करंट बह रहा है, आदमी ऐसे से कपकपा रहा है, ठीक है, बिजली लग रहा है, सारा चीज तहस नहस हो गया, उसके बाद महीना 2 महीना बाद वो जल रहा है, तो फिर क्या फायदा? वो जल्दी गलना चाहिए ना। जल्दी गलना चाहिए मतलब उसका गलनांक जो है थोड़ा
कम होना चाहिए, कम ही हीट में, जैसे ही थोड़ा भी ज्यादा हीट हुआ वो तुरंत उसको गल जाना चाहिए और उसका सर्किट ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग लिखो फ्यूज। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है क्या बीच में? कोई कुछ बोल रहा था क्या? बीच में कुछ आवाज आया ऐसा लगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो। ठीक है, आपस में डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, क्लास के बाद आपस में डिस्कस करना या कमेंटबाजी करना। क्लास में अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आए तो यहां पूछ लिया करो। ठीक है, फ्यूज तार ठीक है, फ्यूज तार, इसके अंदर लिखो मेंस विद्युत प्रदाय में, मेंस विद्युत प्रदाय में, इंग्लिश में बता रहे हैं रुको, 30 पहले तुम हिंदी में लिख लो, हम इंग्लिश में अलग लिखवा लेंगे। हिंदी वाले लिख लो, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग, फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। इंग्लिश में लिखना, अ फ्यूज इज यूज्ड इन, अ फ्यूज इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज अ सेफ्टी डिवाइस, एज अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, फ्यूज तार, फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु, फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी लिख लिए होंगे कि कम तुम्हारा गलनांक मींस फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट का बना होता है। नेक्स्ट लिखो कॉमा, जिसके कारण, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। फुल स्टॉप। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी है। लास्ट लाइन लिखो, फ्यूज, फ्यूज विद्युत का कौन सा प्रभाव के कारण प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी के कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कौन से इफेक्ट के कारण? फ्यूज गलता है ना, तो कौन सा इफेक्ट आता है? क्यों गल रहा है वो? हीटिंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है। तो लिखो यह विद्युत का, मतलब फ्यूज विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है,
के सिद्धांत पर काम करता है? बात समझ में आया? ठीक है, अधिक इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा है ना? विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और उष्मा मीन्स हीट। ठीक है, बाकी तो सब लाइन क्लियर है, पहला लाइन हम इंग्लिश में लिखा ही दिए थे। ठीक है, एक लास्ट चीज बताओ फ्यूज के रिलेटेड, इसका जो रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध जो है, ये वायर जो है, इसका प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कुछ लोग बोल लो, कुछ लोग बोल लो ज्यादा होना चाहिए। कोई रीजन बता सकते हो कि तुम अपने क्यों कम होना चाहिए या क्यों ज्यादा होना चाहिए जो बता रहे हैं? कोई बता रहे हो कम होना चाहिए, कोई बता रहे हो, तो अपने आंसर को कोई जस्टिफाई कर सकते हो। हाँ। हाई रहेगा तो वोल्टेज कम सप्लाई होगा, करंट कम जाएगा, ऐसा हम क्यों चाहेंगे? करंट तो जितना जाना चाहिए उतना हम जाए। वोल्टेज कम नहीं, वोल्टेज तो मेरा 220 वोल्ट पे ही आ रहा है ना। ठीक है, देखो आंसर तुम्हारा सही है कि जो उसका रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध जो है फ्यूज वायर का, वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई इसीलिए होना चाहिए कि अगर कम होगा तो मेरा जो करंट है वो आसानी से उसके थ्रू बह जाएगा, अगर ज्यादा करंट भी बहना है वो आसानी से थ्रू बह जाएगा और उसमें कोई रुकावट नहीं आएगा, तो वो गर्म कैसे होगा? रुकावट आएगा तब ना उसमें गर्मी पैदा होगा। जैसे बल्ब कैसे सिद्धांत पे हम बताए थे ना, बल्ब जो टंगस्टन का बना होता है वो किस सिद्धांत पे करता है? उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बल्ब एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई भी डिवाइस एक रेजिस्टेंस है, वो गर्म होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो गर्म होता है, जिसके कारण बिजली पैदा होता है। तो अगर रेजिस्टेंस उसमें यानी प्रतिरोध फ्यूज वायर में कम होगा तो उसमें बिजली को वो रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं तो उसमें गर्मी पैदा नहीं होगा, ज्यादा बिजली वो बहने देगा और गर्मी पैदा नहीं करेगा। गर्मी पैदा नहीं करेगा तो वो ब्रेक नहीं करेगा और वो अपना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, मतलब जिस पर्पस के लिए उसको लगाए गए हैं, जिस कार्य के लिए लगाया गया है वही कार्य ही नहीं करेगा। तो इसीलिए उसका जो प्रतिरोध होता है वो जो होता है वो क्या होता है? हाई होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि फ्यूज वायर का जो होता है, दोनों चीज पूछा हुआ है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, गलनांक कम होता है, गलनांक ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, गलनांक कम, ऐसे करके चार ऑप्शन बनाए हुए। तो तुमको क्या लिखना है? प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा, और गलनांक क्या होगा? कम होगा। रीजन सबको समझ में आया है? रीजन से समझोगे तो तुमको एग्जाम में याद रहेगा, रट के जाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा कम वहां पे सब उड़ जाएगा। अगर रीजन समझो, गलनांक ऑब्वियसली कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए? ताकि जल्दी गले, गलेगा तब ना हमको बचाएगा। गलिए नहीं रहा है फ्यूज वायर, मेरा पूरा घर जल गया लेकिन फ्यूजे वायर नहीं जला, ऐसा तो नहीं चाह रहे ना कि पहले फ्यूज वायर जल जाए कि घर जलने से बच जाए। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा तो आसानी से मेरा सारा करंट बहते रहेगा, ज्यादा करंट, और ये रोकेगा ही नहीं और गलेगा ही नहीं, मतलब उसमें उष्मा ही नहीं पैदा होगा, तो उष्मा नहीं पैदा होगा फिर से वो नहीं गलेगा। तो इसीलिए उसका जो प्रतिरोध होता है, ये लाइन लिख लो, फ्यूज वायर का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध शक्ति यानी कि रेजिस्टेंस, फ्यूज वायर का प्रतिरोध शक्ति उच्च होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्यूज वायर का जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए। नींद आ रही है क्या? ठीक है, फ्यूज वायर का जो है रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। जैसे हम लोग बल्ब की बात किए वैसे ही दो तीन चीज की और बात करेंगे। ट्यूबलाइट हो गया, मतलब फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, उसके अलावा हेलोजन लैंप हो गया। ये सब कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो पहला लिखो तुम्हारा हेलोजन लैंप। ठीक है, हेलोजन लैंप का
तंतु, मतलब तंतु मीन्स फिलामेंट, इंग्लिश वाले उसको फिलामेंट लिखना। हैलोजन लैंप का तंतु यानी कि फिलामेंट किसका होता है, बता सकते हो कोई? टंगस्टन तो सही बोल रहे, लेकिन उसमें एक चीज और रहता है हैलोजन लैंप में। टंगस्टन के साथ क्या रहता है? टंगस्टन एंड सोडियम, टंगस्टन और सोडियम का बना होता है, मतलब उसका एलॉय होगा, मिश्र धातु जो होता है ना, एलॉय, टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु होता है। हैलोजन लैंप का तंतु यानी कि तुम्हारा हैलोजन लैंप का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन एवं सोडियम का एलॉय होता है। टंगस्टन एवं सोडियम का हिंदी में मिश्र धातु, इंग्लिश में एलॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो CFL। CFL का पहले फुल फॉर्म बताओ कोई, क्या? CFL का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। हम ये पूछ रहे हैं, एलईडी नहीं पूछ रहे हैं, एलईडी का तुम बता रहे हो ना, हम तो CFL पूछ रहे हैं। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यही है। ये हमको इसका आंसर वो याद दिला दिया है, मतलब जोक के सेंस में बोल रहे। बहुत पहले का एक राहुल गांधी का इंटरव्यू था, वो हर चीज पे विमेन एम्पावरमेंट बोल रहे थे ना, बहुत शुरू शुरू में, तब मतलब नया नया नेता बनना शुरू किया था। तो कुछ भी अर्नब गोस्वामी उसका इंटरव्यू लिया था, तो कुछ भी क्वेश्चन हो वो हर आंसर में बोलते थे विमेन एम्पावरमेंट। तो वही हम पूछ रहे हैं CFL का फुल फॉर्म, ये बोल रहा लाइट इमिटिंग डायोड। चलो CFL का लिखो फुल फॉर्म, पहले लिखो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, लिख दें इसको। एक मिनट, हमको फ्लोरोसेंट का स्पेलिंग हम सही लिखे ना, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। 45, 45 44, लो रे, लो रेस नहीं, ई होगा यहाँ पे, हम एक गलती किए हुए हैं, यहाँ पे ई होगा, ये ई होगा, ये तो LAMP है, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट FLUO, FLUO, हम दूसरा गलत, हाँ अब सही होगा, FLUO होगा, सही बोलिए, FLUO, RESCENT, फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, इसी से मिलता जुलता लिख लो। नेक्स्ट LED, जो बोल रहे थे, LED का क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड। डबल T होगा, M एक होगा, T डबल होगा, ये भी गलत लिखे। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड LED का हो गया। ठीक है, तुम्हारा जो LED है वो किस चीज से बना रहता है? LED का जो है अंदर का जो मटेरियल है LED, वो डायोड है एक तरह का, वो किस चीज का बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो इसमें लिख लो, LED में लिख लो, जहां पे LED लिखो लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें लिख लो गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड
एलईडी में मुख्य एलईडी में मुख्य प्रकाशोत्पादन प्रकाशोत्पादन मींस इंग्लिश में हो गया तुम्हारा लाइट एमिशन कंपोनेंट। एलईडी में गैलियम आर्सेनाइड मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक, इंग्लिश वाले मेन लाइट एमिटिंग कंपोनेंट होता है। प्रकाशो आधा त और पा और द अन, ठीक है, घटक मींस हो गया लाइट एमिटिंग कंपोनेंट, लाइट एमिशन कंपोनेंट, ठीक है। इतना टफ तो हिंदी वालों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। आई थिंक ज्यादा अच्छा हिंदी वाले भी लाइट एमिशन कंपोनेंट ही समझ रहे होंगे उसको। क्या कितने लोग को ये वर्ड पता होगा, प्रकाशोत्पादन पता है? अच्छा, हमको नहीं पता, मेरा हिंदी नहीं स्ट्रांग है, लेकिन हम लाइट एमिशन कंपोनेंट हिंदी वालों को भी ये ज्यादा कंफर्टेबली आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ वर्ड बहुत मतलब ऐसा लगता है ग्रामर पढ़ा दिया एकदम, व्याकरण और वहां घुसा दिया, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसको? CFL, अच्छा इसको लिखवा देते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट को, ठीक है। इसमें कैसे होता है CFL में, ये एक लिख लो, ठीक है। इसमें होता क्या है पहले लिख लो। CFL में CFL में पारावाष्प, CFL में पारावाष्प, पारावाष्प मींस मर्क्यूरी वेपर, पारावाष्प, वाष्प मींस वेपर होता है ना, और पारा मींस मर्क्यूरी, ठीक है। तो CFL में पारावाष्प से विद्युत गुजर कर मींस CFL में मर्क्यूरी वेपर से विद्युत गुजर कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। पराबैंगनी मींस अल्ट्रावायलेट, विद्युत गुजर कर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। इसका लिखवाने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। CFL में क्या होता है, इसको कभी फोड़े होगे तो उसमें से गैस निकलता है। उसमें गैस क्या होता है, एक मर्क्यूरी वेपर होता है, साथ में आई थिंक नियॉन होता है, ठीक है, गैस होता है। इस गैस से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है, जब इलेक्ट्रिसिटी इस गैस से पास होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होते हैं, और उससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि जिसको हम लोग पराबैंगनी प्रकाश बोल रहे थे, अल्ट्रावायलेट रे पैदा होता है। ये अल्ट्रावायलेट रे, जैसे ये मान लो बल्ब है उसका, तो ये अल्ट्रावायलेट रे जब निकलता है वो जो है यहां पे इससे टकराता है चारों बगल सतह से, और सतह पे एक कोटिंग होता है। कभी बल्ब फोड़े होगा तो उस पर ऐसे उंगली लगाते हैं तो कुछ हाथ में लग जाता था, वो फॉस्फर कोटिंग होता है, ठीक है, फॉस्फर कोटिंग होता है, वही जो है वो लाइट पैदा करता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे आंख से दिखता है, अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी प्रकाश आंख से दिखता है, नॉर्मल आंख से नहीं दिखता है ना। सूरज से तुमको अल्ट्रावायलेट रे आता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिखता है ना, अल्ट्रावायलेट रे आंखों से नहीं दिखता है। तो भाई फिर CFL में तो अल्ट्रावायलेट रे पैदा हो रहा है तो वो तो दिखना नहीं चाहिए, तो वो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो फॉस्फर कोटिंग से टकराता है, जिसके कारण व्हाइट लाइट जो दिखता है, जो जिसके कारण हमको वो जलता हुआ दिखता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, इसी को लिखवा रहे हैं। तो CFL में पारावाष्प से विद्युत गुजर के पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, कॉमा, जिसे लैंप के अंदर क्या हुआ, एक दो बीच बीच में पीछे से आवाज आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो आओ बात करो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आवाज क्यों आ रहा है एक आध पीछे से? ये स्कूल कॉलेज नहीं है ना कि पीछे तुम गप कर रहे हो, ठीक है, हंसी मजाक कर रहे हो। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में, यहां तुम पढ़ने आए हो, नहीं पढ़ने आए हो तो मत पढ़ो, बाकी को डिस्टर्ब मत करो।
कॉलेज में सब मस्ती करने जाता है, लेकिन यहां सब लोग एग्जाम क्लियर करने आता है, चाहे तुम आगे बैठो चाहे पीछे बैठो। यहाँ पे स्पेसिफिकली तुम एग्जाम का तुम हो सकता नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम बगल वाले को डिस्टर्ब करोगे, तो पीछे से आवाज मत करो ना, अपने मतलब इतना सेल्फिश मत बनो कि बगल वाले को हम डिस्टर्ब कर दें। कॉलेज में हम भी मस्ती ही करने जाता है, सब लोग मस्ती करने जाता है, लेकिन यहां स्कूल कॉलेज नहीं आए हो ना। कॉमा, जिसे लैंप के अंदर फॉस्फर कोटिंग, सीएफएल में पारा वाष्प से विद्युत गुजरकर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, कॉमा, जिसे लैंप के अंदर फॉस्फर कोटिंग इंग्लिश में हो जाएगा तो हिंदी में हो जाएगा तुम्हारा क में ओकार, ट में हर्षिकार और बिंदु और ग। कोटिंग, किसी चीज का कोटिंग लगाते हैं ना, पेंट करने को भी कोटिंग चढ़ाना बोलते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो लगा रहता है वही उसी को बोल रहा है कोटिंग। से अवशेषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। रोशनी उत्पन्न की जाती है। एक चीज और लिख लेना, फ्लोरोसेंट ट्यूब में निर्वात में, वैक्यूम में, मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब में निर्वात में मींस वैक्यूम में बहुत कम दाब पर पारे के वाष्प के साथ मतलब मर्क्यूरी वेपर के साथ पारे की वाष्प के साथ आर्गन कॉमा जीनन, या नियॉन, नोबल गैसेस जो होते हैं, तुम्हारे नोबल गैसेस हिंदी हो या इंग्लिश हो सब लोग पढ़े हो ना, जो लास्ट इसमें होता है केमिस्ट्री में, सबसे राइट वाले इसमें कॉलम में होता है, तो वही भरी जाती हैं। ये तीनों में से कोई गैस भरा जा सकता है, आर्गन, जीनन या ज में हर्षिकार, न में आकार और न, ठीक है, जीनान या नियॉन गैस भरी जाती है। उसी में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ना, उसमें मर्करी वेपर के साथ में ये तीनों में से कोई एक गैस भरा जाता है, ठीक है, जनरली नियॉन होता है जब बहुत सारा, लेकिन आर्गन, जेनन भी नोबल गैसेस उसके साथ भरा जाता है। उसमें जो तुम्हारा सीएफएल का जो वो होता है, बल्ब होता है, जो भी सीएफएल होता है, बल्ब नहीं उसको सीएफएल ही बोलते हैं, जो सीएफएल होता है उसके अंदर गैस रहता है, ठीक है, वो गैस क्या हुआ, मरकरी वेपर हुआ, और साथ में इसमें कोई एक गैस हुआ, उसमें बिजली गुजरेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, कौन सा लाइट निकलेगा उसमें से, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलेगा, यानी पराबैंगनी प्रकाश निकलेगा, और वो लाइट जो है वो कहां टकराएगा जाके, फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फर कोटिंग से टकराएगा, तुम्हारे जो कोटिंग लगा रहता है जो उसके शीशा पे अंदर की तरफ से, उस शीशा से टकराने से जो वो टकराएगा तो उसी से तुम्हारा लाइट पैदा होता है। इसी प्रिंसिपल पे तुम्हारा सीएफएल काम करता है। एलईडी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सिंपली गैलियम आर्सेनाइड जो होता है उससे जब गुजरता है तो वही जलता है, जिससे एलईडी तुम्हारा काम करता है। बल्ब किससे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे, टंगस्टन से जब बिजली गुजरता है 1500 से 2500 डिग्री सी तक वो हीट कर देता है उसको, और उस हीट से उसमें लाइट पैदा होता है। ठीक है, समझ में आ गया तीनों चीज।
चलो ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। फिर हम लोग कंडक्टर चैप्टर कर लेंगे, जिसमें सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर ये सब करके, और फिर हम लोग साउंड पे चले जाएंगे, ध्वनि पे।